कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ होता है। ओशो का नाम भी ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर के रूप में प्रसिद्ध है। फिर चाहे वह भारत में हो या अमेरिका में, वह जहां भी रहे अधिकांशतया विवादों से घिरे रहते थे। यहां तक कि ओशो का नाम लेने वाले और उनके विचारों को सुनने वाले या ओशो के विचारों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को समाज के अन्य लोग तिरछी नजरों से देखते हैं। आइए समझते हैं कि क्यों ओशो एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को लेकर उनके एकदम खुले विचार। उन्होंने अपने बहुत से वक्तव्यों में स्त्री और पुरुष के बीच के अंतरंग संबंधों को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो कि शायद ही इससे पहले कभी किसी ने इतने बेबाक ढंग से कही हो। हालांकि यहां पर हम यह बता दें कि इसी देश की धरती पर हजारों वर्ष पहले ऋषि वात्स्यायन जी द्वारा कामसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें वात्स्यायन जी ने स्त्री पुरुष के बीच के अंतरंग संबंधों के बारे में बड़े विस्तार से लिखा है। यहां पर हम यह भी बता दें कि कामसूत्र कोई अश्लील सामग्री नहीं है, अपितु स्त्री और पुरुष यौन क्रिया का कैसे और कितने प्रकार से सुख ले सकते हैं, इस पर आधारित एक पुस्तक है। स्त्री पुरुष के बीच के अंतरंग संबंध, जो कि अंततः संभोग में परिणत हो जाता है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भौतिक सुख है। इससे बड़ा भौतिक सुख कोई और नहीं। यह बात केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, अपितु सभी जीवों के लिए सत्य है। वात्स्यायन जी कामसूत्र में लिखते हैं कि पुरुष को चाहिए कि पहले स्त्री के अंगों को छूकर उसे उत्तेजित करे, तभी कोई स्त्री संभोग के लिए तैयार होती है। आधुनिक भाषा में इसे फोरप्ले कहा जाता है। वात्स्यायन जी ने यह सब और इससे भी अधिक विस्तार से ग्रंथ के माध्यम से कहा है। ओशो ने हालांकि यौन क्रिया के बारे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों को लेकर समाज की मान्यताओं से अलग, या यूं कहें कि समाज के विपरीत बातें अपने व्याख्यानों में कही हैं। एक जगह ओशो कहते हैं कि जब कोई स्त्री संभोग के लिए आतुर होती है तो उसकी योनि से द्रव्य स्रावित होता है, जिसकी गंध से पुरुष को सूचना मिल जाती है कि यह स्त्री संभोग के लिए आतुर है। इस गंध को छिपाने के लिए शरीर और कपड़ों पर परफ्यूम लगाया जाता है। एक व्याख्यान में वे कहते हैं कि अगर पति पत्नी दोनों खुले विचारों के हों और दोनों का मन अन्य स्त्री पुरुष से संबंध बनाने का हो, तो आपसी सहमति से उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसमें कुछ बुरा नहीं है। वर्तमान समय में इसे ओपन मैरिज कहा जाता है। एक मत ओशो का यह था कि विवाह मूर्ख लोग करते हैं। वे विवाह के खिलाफ थे। उनका मानना था कि स्त्री पुरुष के संभोग से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें किसी कम्यून यानी लोगों द्वारा बनाई हुई किसी संस्था को पालना चाहिए। लोगों को किसी भी प्रकार का परिवार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि परिवार बंधन का कारण बनता है। अमेरिका में उनके अनुयायियों ने जो रजनीशपुरम नाम का एक नया कस्बा बनाया, उसमें एक न्यूड क्लब भी था। इसके बारे में उनके छोटे भाई ने अभी हाल ही में किसी शो के दौरान यह बात स्वीकारी है, और इसके पीछे यह कारण बताया कि अमेरिका में तो पहले से ही न्यूड क्लब होते आए हैं। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसलिए वहां के उनके अनुयायियों ने न्यूड क्लब अपने लिए खोला। तो इसमें ओशो को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों पर इतने बेबाकी राय रखने के कारण ओशो अपने ही देश भारत में कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के बीच के संबंध कभी भी डिस्कशन का विषय नहीं रहा। इस बारे में भारतीय समाज ने कभी खुलकर बातचीत की ही नहीं। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते भी हो गए, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों के बारे में कभी खुलकर बातचीत हुई ही नहीं। सेक्स यानी संभोग पर बोलना भारतीय समाज में शुरू से ही टैबू रहा है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, बस शायद ऐसा अपने आप होते गया। या ये भी हो सकता है कि वैदिक काल या उससे भी पहले के लोगों को लगा ही नहीं कि यह कोई डिस्कशन का विषय है। यह सृष्टिकाम वासना का ही परिणाम है। हर जीव काम क्रिया से ही उत्पन्न होता है। हर जीव की नस नस में काम क्रिया पहले से ही मौजूद रहती है। एक उम्र के बाद, आमतौर पर 14 वर्ष की उम्र में, सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। यहां तक कि जब जानवरों को यह सब बताने या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर हम तो मनुष्य कहे जाते हैं, दिमाग वाले प्राणी, होमो सेपियंस। हमें क्यों यह सब बोलना पड़ रहा है या इस पर ग्रंथ ही लिखने की जरूरत पड़ गई? इसका कारण यह हो सकता है कि जानवर प्रकृति के अनुसार रहते हैं। क्योंकि प्रकृति ने उन्हें समझ थोड़ा कम दी है, इसलिए उनमें यह सब यंत्रवत किसी खास मौसम में होता है।
लेकिन मनुष्यों को दिमाग और समझ प्रकृति ने अधिक दी है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू हैं। इसीलिए मनुष्य को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना जरूरी हो जाता है, ताकि मनुष्य नेगेटिव या गलत रास्ते को ना अपना ले। In ancient times, our Indian society was a closed society with respect to the relation between a man and a woman. स्त्री और पुरुष के बीच के अंतरंग संबंधों के बारे में भारतीय समाज ने कभी खुलकर कुछ कहा ही नहीं। इसलिए नहीं कहा होगा कि उनको लगा स्त्री पुरुष के बीच जो भी हो वह चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। ऐसे समाज में यदि कोई व्यक्ति इस टॉपिक पर ऐसी स्वच्छंद राय रखेगा और बोलेगा तो स्पष्ट है कि समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा कारण है ओशो के कंट्रोवर्शियल होने का। इस मामले में ओशो सही थे या गलत, यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा अपना यह मानना है कि इस सृष्टि में ना कुछ सही है और ना ही कुछ गलत। यहां पर बस चीजें हैं, अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से हमें चीजें अच्छी या बुरी प्रतीत होती। समाज के दृष्टिकोण के हिसाब से जो नहीं चलेगा, समाज उसे बहिष्कृत कर उसे कंट्रोवर्शियल बोल देगा। लेकिन समाज कोई आकाश से गिरी हुई चीज नहीं है। लोगों के समूह को ही समाज कहा जाता है। किसी समाज में लोगों के कलेक्टिव यानी सामूहिक दिमाग, समझ और अनुभव के अनुसार ही मान्यताएं और प्रथाएं बन जाती हैं। हिंदू लोग विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। दूसरी मान्यताओं के लोग ऐसा नहीं करते। उनकी अपने समाज के हिसाब से अपनी अपनी प्रथाएं हैं। अब ऐसे में यह बोलना कि कौन सही है और कौन गलत, तो यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हर समाज, समुदाय या देश में कुछ विवाह सफल भी होते हैं और कुछ विवाह टूटते भी हैं। अब दूसरे कारणों पर आते हैं जिनके कारण भी ओशो विवादास्पद बन गए। हमने अपनी किसी पुरानी वीडियो में कहा था कि ओशो दार्शनिक थे या चिंतक या एक बहुत ही अच्छी पढ़ी हुई व्यक्ति या शोधकर्ता या हाइप्नोटिस्ट या एक जादूगर, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात तो सत्य है कि मनुष्य जीवन में आध्यात्म का प्रवेश कराना उनके वक्तव्यों का सार होता था, और इसके साथ साथ वे जानी मानी हस्तियों और नेताओं पर भी अपनी बेबाक राय रखते थे। अब आप अगर सत्ता में बैठे नेताओं पर कुछ टीका टिप्पणी करेंगे तो वे लोग आपको नापसंद ही करेंगे। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्वमूत्र चिकित्सा में विश्वास करते थे। अमेरिका दौरे पर गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में बताया कि वे हर रोज सुबह खाली पेट अपना यूराइन यानी अपना मूत्र पीते थे। इस पर भी ओशो ने अपने कुछ प्रवचनों में मोरारजी देसाई पर टिप्पणी करते हुए ऐसे ही हंसी मजाक में कहा कि मोरारजी देसाई तो स्वमूत्र चिकित्सा में ही बिजी रहते हैं। ऐसे ही इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए एक व्याख्यान में ओशो जी कहते हैं कि ऊपरी गद्दी पर बैठा शख्स अपनी सेफ्टी के लिए अपने मंत्रिमंडल में समय समय पर फेरबदल करते रहता है, ताकि किसी भी मंत्री को यह गलत फहमी ना रहे कि उसके मंत्री का पद स्थायी रूप से है, या कल को कहीं कोई मंत्री अन्य मंत्रियों और सांसदों को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री ना बन जाए। इसलिए इंदिरा गांधी भी समय समय पर अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करती रहती है। ओशो राजनीति और राजनीतिज्ञों से नफरत करते थे। उन्होंने अपने कुछ वक्तव्यों में नेता, मंत्रियों और सरकार को चोर तक कहा है। मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ओशो को राजनेताओं से नफरत थी, वह उनसे दूर रहना चाहते थे। जब आंदोलन गति पकड़ रहा था, सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ओशो की स्टार स्थिति से नफरत थी और उन्होंने आपराधिक व्यवहार के कई आरोपों की जांच शुरू की। सरकार ने ओशो के आश्रम पर स्वीकृत वेश्यावृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी से संबंधित आरोप लगाए। ओशो ने अपना कर चुकाया और फिर 1981 में वह ओरेगन, अमेरिका के लिए रवाना हो गए। और फिर यहां से कंट्रोवर्सीज का नया और सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। ओरेगन में रजनीशपुरम टाउन बसने के बाद वहां पर ओशो के फॉलोअर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। हजारों की संख्या में लोग रजनीशपुरम में रहते थे। वहां पर ओशो के फॉलोअर्स के लिए हर प्रकार की अमेनिटीज और लग्जरीज थीं, यहां तक कि उनका खुद का एयरपोर्ट भी बन गया था। हजारों की संख्या में ओशो फॉलोअर्स के रहने के कारण नजदीक के इलाकों में रहने वाले मूल अमेरिकी निवासियों को परेशानियों का सामना कर पड़ रहा था। बहुत से अमेरिकी लोग जो कि ओशो फॉलोअर नहीं थे, जॉब से रिटायर्ड होने के बाद उस शांत इलाके में अपना घर बनाकर शांतिपूर्वक बाकी की जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन रजनीशपुरम टाउन बनने के बाद हजारों की भीड़ उस इलाके में रहने लग गई, जिससे लोकल लोगों को परेशानी हुई तो होगी ही।
वहां के लोकल लोगों ने यहां तक कहा कि ओशो के फॉलोअर्स सब कुछ खुलेआम करते थे और ड्रग्स भी लेते थे। अमेरिकी सरकार ने तब इस मुद्दे को सीरियस लिया जब ओशो के अनुयायियों ने रजनीशपुरम के लिए म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में अपना अलग से रिप्रेजेंटेटिव उठाने की बात कही। अमेरिकी सरकार में बैठे लोगों की भौहें इस बात से तन गईं, क्योंकि जिस प्रकार से हजारों अमेरिकी ओशो से प्रभावित हो चुके थे और प्रभावित हो रहे थे, सरकार में बैठे लोगों को लग गया कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल को ये लोग सरकार को भी प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार को इस बात की खबर लग गई कि बहुत से लोग रजनीशपुरम में इलीगली रह रहे थे। या तो बहुतों का वीजा एक्सपायर हो चुका था या बहुत से लोग गलत वीजा पर आए थे, और इससे बचने के लिए रजनीशपुरम के ऐसे लोग अमेरिकियों से शादी भी कर रहे थे ताकि स्पाउस ग्राउंड पर उन्हें वीजा मिलने में आसानी हो जाए। इसी बीच रजनीशपुरम आश्रम में किसी को मारने की कोशिश की गई। इससे एफबीआई को रजनीशपुरम आश्रम में अंदर घुसने का मौका मिल गया, और क्योंकि यह सब कुछ ओशो की मौजूदगी में हो रहा था, एफबीआई ने ओशो पर बहुत से चार्जेस फ्रेम कर उन्हें कस्टडी में ले लिया। अमेरिकी सरकार ने ओशो को एक मौका दिया कि हम आपके ऊपर लगे सभी चार्जेस वापस ले लेंगे, बशर्ते आप यहां से हमेशा के लिए चले जाएं। ओशो के वकीलों ने ओशो को समझाया कि अमेरिका छोड़ने में ही समझदारी होगी। यह न्यूज उस समय पूरे विश्व में फैल गई, और कहा जाता है कि इसके बाद ही 21 देशों ने ओशो को अपने देश में आने की पाबंदी लगा दी। यह ओशो की सबसे अधिक विवादास्पद घटनाओं में से एक है। हालांकि जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि भारत वापस आकर कुछ समय बाद ओशो को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्वीकार भी किया कि मैं अमेरिका में अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया। सच बोलने वाले और बेबाक राय रखने वाले लोगों का विवादों से चोली दामन का साथ होता ही है, लेकिन इससे ओशो के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता। वर्तमान समय काल में ओशो की बातों को सुनने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व, कानों को मधुर लगने वाली संगीतमय वाणी और उनके जैसा ज्ञानी पुरुष दूर दूर तक कोई नहीं।